नमस्कार सभी को। मैं प्रकट सिंह पालीवाल। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस और अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी बताया था कि ये चैनल तीन चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। वो रहेगी सोसाइटी, लॉ और पॉलिटिक्स। तो सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है इकोनॉमिक कंडीशन। सोसाइटी की कैसी है वो डिफाइन करती है सोसाइटी को अच्छे तरीके से कि क्लास, कौन सा क्लास, कितने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी, कौन सा क्लास ऊपर है, कौन सा क्लास नीचे है। तो सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति को हम एक इम्पॉर्टेंट जरिया मानते हैं। तो आज का वीडियो हमारा देश की और हमारे समाज की आर्थिक स्थिति पर रहेगा कि इस समय हमारा देश किस आर्थिक स्थिति की तरफ जा रहा है और इस समय क्या क्या परेशानियां हमारे देश को झेलनी पड़ रही है आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र रखते हुए। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, कि आप आखिरी तक बने रहें और हर चीज़ें देख के जाए। ये काफ़ी अच्छी वीडियो और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बन के निकलेगी, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट कंडीशन कि स्टॉक मार्केट में जो इस समय क्रैश चल रहा है, ये डिप नहीं है, ये क्रैश है। और जो इसमें क्रैश चल रहा है वो उसका रीज़न क्या है, उसके कारण हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिटेलर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनफैक्ट जो रिटेलर नहीं है, हिंदुस्तान की आम जनता भी है, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम इस समय रुपीज़ की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसको हम देखेंगे और कहाँ जा रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले, उस चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे। आखिरी कि अभी आपने देखा होगा मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहाँ से मीडिया लाइमलाइट लेकर आए। तो इस समय हम अमेरिका और भारत में जो रिलेशन चल रहे हैं, कैसे रिलेशन है कि आप हर मीडिया चैनल पे जाएंगे आपको कुछ और मिलेगा और किसी और मीडिया चैनल पे आपको कुछ और मिलेगा। तो हम यहाँ पे पूरे फैक्ट के साथ कि इस समय क्या हो रहा है अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में, वो डिस्कस करेंगे। और कानूनी तौर से इस वीडियो में कि लॉ का भी एक नज़रिया रहे, तो हम इसमें न्यू इनकम टैक्स बिल जो पारित किया गया है तो उसको एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं एक रिपोर्ट से जिसमें कहा गया है कि 90% पॉपुलेशन इंडिया की अपने नॉन एसेंशियल चीज़ों पे स्पेंड नहीं कर पा रही है। मतलब कि जो हमें ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो हम एक दिन चलाने के लिए एक इंसान के ज़िंदगी में होनी चाहिए, सिर्फ मतलब बेयर मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए, 90% लोग भारत में सिर्फ वही अफोर्ड कर पा रहे हैं। कोई नॉन एसेंशियल चीज़ें, उसके बाहर की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में नहीं आती हैं, वो उसमें से 100 करोड़ लोग भारत की पॉपुलेशन में से वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी चला रहे अपनी ज़रूरत की चीज़ों से। उससे ज़्यादा भारतीयों के पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। और सिर्फ 10% हमारे इंडियन मार्केट जो कहा जाता है बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज़ में, उसमें से 10% लोग कंज्यूमर हैं, कि 10% लोग वो नॉन एसेंशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और सिर्फ 10% लोग इंडिया के लिए नहीं, बाहर के मार्केट के लिए भी एज अ कंज्यूमर, एज अ टारगेट ऑडियंस हैं। तो ये एक डिफाइन करता है कि समय भारत की आर्थिक स्थिति है क्या, कि 1.4 बिलियन का हमारा देश, इसमें से 100 करोड़ लोग कुछ बाहर की नॉन एसेंशियल चीज़ें, बाहर की चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। कहाँ हमारा देश जा रहा है, ये इस एक रिपोर्ट से हमें पता लगता है। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आप कई पिछले 4-5 सालों से देख रहे होंगे, कोविड के बाद स्पेशली, कि स्टॉक मार्केट का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया। मैं खुद बता दूं कि मैंने इन्वेस्टिंग कुछ भी थोड़ी मोड़ी कुछ भी शुरू की तो कोविड के बाद ही शुरू की। तो वो जो क्रेज़ बढ़ा कि आप चाय वाला भी हमें ट्रेडिंग करने के तरीके सिखा रहा है, और काफ़ी लोग जो मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, जो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट दे आर ऑन इट।
तो इससे हम वो दिखा सकते हैं कि और दे आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इससे ये था कि मार्केट इतना अच्छा जा रहा था कि कोई भी उससे प्रॉफिट निकाल ले रहा था, और म्यूचुअल फंड अपने उस पे था, पीक पे था, लोग म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन आए जा रही थी। तो मैंने कहीं सुना था कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगे कि म्यूचुअल फंड बिकने ज़्यादा लगे और स्टॉक मार्केट की बातें बहुत ज़्यादा लगे और सब प्रॉफिट कमा रहा है, तो समझ लीजिए डिप आने वाला है। और डिप आने वाला है उसको हम करेक्शन कहते हैं नॉर्मल भाषाओं में, कि करेक्शन आज के पिछले 30 साल तक तो करेक्शन ही आ रहा था, लेकिन इस बार स्टॉक मार्केट में सिर्फ करेक्शन नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट अपना 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 5 महीने से लगातार गिर रहा है। इसको हम करेक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम गिरना कहेंगे। और ये गिर रहा है और अभी तक गिर रहा है और ये गिरता रहेगा भी। जितना मैं अपनी नॉलेज से बोल पा रहा हूँ कि अगर अभी 22,000 कुछ पे चल रहा है तो आप 21,000 तो कहीं दूर नहीं है। ये 22,000 एक साइकोलॉजिकल डिप लेकर आप मत चलिए, 21,000 तक ये जाएगा एज पर माई नॉलेज, एज पर माई लर्निंग्स। तो ये चीज़ें जब हो रही, रिटेलर्स का पैसा बहुत ज़्यादा डूबा और हर तरफ रिटेलर्स का पैसा डूब रहा है, हर तरफ रिटेलर्स परेशान हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा क्या नुकसान है, लेकिन है, आपका नुकसान है और हर तरीके से है। अगर आप आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप LIC में इन्वेस्ट करते होंगे, आपका LIC को 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, 1.5 लाख करोड़ का। और LIC में किसके पैसे हैं? आम जनता के पैसे हैं। LIC के स्टॉक्स आप देखेंगे, उसके स्टॉक्स TCS पे थे, इन्फोसिस पे थे और काफ़ी अच्छी कंपनी उस पे थे, जिनके सबके स्टॉक्स गिरे हैं, अच्छे खासे गिरे हैं, जिससे LIC भी गिरा है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ रिटेलर्स को इससे नुकसान हुआ है, इसको हिंदुस्तान की आम जनता को भी नुकसान हुआ है और जितना ये और गिरेगा उतना ही सबको नुकसान होगा। ये सिर्फ रिटेलर्स का नुकसान नहीं है, ये सबका नुकसान। और सबसे बड़ी बात कि हमने 2008 की मंदी देखी, उस समय भी इतना मार्केट नहीं गिरा था। हमने 2004 में सरकारें चेंज हुई और हर चीज़ हुआ, लेकिन हम इतना स्टॉक मार्केट को गिरते हुए इतने तेज़ी से उतने लंबे अंतराल तक नहीं देखा था। और जब इस समय स्टॉक मार्केट इतना गिर रहा है और निवेशक मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, और मार्केट छोड़ के भागने का सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, वो अपना पैसा चाइना और अमेरिका के स्टॉक्स में लगा रहे हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री जी वंतारा का जो अनंत अंबानी की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप है उसका प्रचार कर रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शेरों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ को प्यार दिखा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं देश में, आप उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ उनकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया रिटेलर्स के लिए या निवेशकों के लिए या आम जनता के लिए कि उनको राहत मिले उनके एक ट्वीट से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, उनका एक ट्वीट भी देश को में राहत फैला सकता है। लेकिन वहाँ तरफ से कुछ नहीं आया। और इससे पहले ऐसा था कि कुछ भी स्टॉक्स बढ़ रहे थे, जब मार्केट बूम पे था, मार्केट अपने चरम पे था, मार्केट बढ़ रहा था, कुछ भी स्टॉक्स बढ़ रहे थे, तो उसके श्रेय मोदी लेने में पीछे नहीं हट रहे थे। ये इसी LIC पे उनके बयान हैं पार्लियामेंट में, कहते हुए कि देखिए LIC कहाँ जा रहा है और आप तुरंत पैसा इन्वेस्ट करिए स्टॉक्स में और हर चीज़ों में। 4 जून के पहले जो राहुल गांधी ने वो किया था, 4 जून जो बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम के नाम से, उसमें भी ये हुआ था। 4 जून के पहले लोगों ने कहा कि सरकारें बन रही है, एग्जिट पोल में भी ऐसा आया कि सरकार बन रही है, अब मतलब पूर्ण बहुमत की 400 पार वाली सरकार बन रही है, तो आप एकदम अच्छे से स्टॉक मार्केट में निवेश करिए। और मोदी जी ने बाकायदा सबसे कहा इन्वेस्ट करने के लिए, और लोगों ने इन्वेस्ट किया। रिजल्ट आने के बाद 4 जून को स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ और स्टॉक मार्केट तब से ही गिरना चालू हुआ है, जो आज तक नहीं रुका है। और इसमें मोदी जी ने भी अपने काफ़ी बयान दिए थे कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अमित शाह के भी बयान थे ऐसे। तो हम इन सब चीज़ों से क्या समझें,
और जब मार्केट गिर रहा है, जब इनकी जवाबदेही बनती है, आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं देश के, जब आपकी जवाबदेही बनती है तो आप कुछ नहीं बोल रहे, आप साइलेंट हो जाते हैं। ये चीज़ें देश को, आर्थिक स्थिति जो टूटी है, मनोबल भी देश के लोगों का तोड़ती है कि हमारा प्रधानमंत्री इस पे चीज़ें कुछ नहीं बोल रहा है। और दूसरा, रुपया की इस समय गिरती हुई हालात, गिरता जा रहा है रुपया, 87 पॉइंट कुछ पे आ गया रुपया। यही मोदी जी थे जो 2014 के पहले भाषणों में कहते थे कि रुपया जैसे गिर रहा है वैसे सरकार की इज्जत भी गिर रही है और सरकार जाने वाली है। लेकिन अब उनके गिरते रुपये पे कोई बयान नहीं आते हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रुपये। और शुरुआत से रह चुका है, इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है कि कुछ भी, जिन पे पहले आंदोलन किया करते थे, बवाल किया करते थे, वो अपने चरम पर है। पेट्रोल, अब मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ तो 94 रुपये यहाँ पे, और हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। तो लेकिन अब उस पर सिलेंडर की कीमत, एलपीजी की कीमत, और लेकिन इस पर कुछ बयान, इस पर कुछ भी ऐसा स्कीमी आप बता दीजिए, कुछ ऐसा आप ला रहे हैं, अपना आइडिया बता दीजिए कि कैसे कर। लेकिन नहीं, वो साइलेंट हो जाते हैं एकदम, उस पर कुछ बयानबाजी या कुछ ऐसा एक ट्वीट भी नहीं करते, जो खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। देश की जनता को पूरा हक है हर चीज़ जानने का, हर चीज़ को करने का, कि हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसको सुलझाने के लिए क्या करेंगे। तो रुपया की ऐसी हालत रही तो 100 भी दूर नहीं है। पेट्रोल और रुपए एक साथ साथ चल रहे हैं, मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं रह रहा है। तो देखते हैं, पेट्रोल की कीमत पहले 100 के ऊपर जाती हैं उत्तर प्रदेश में और चीज़ राजस्थान में उनके यहाँ चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखूँ तो देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत पहले 100 के ऊपर जाती है कि भारतीय रुपया पहले 100 के ऊपर जाता है, गिरता है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मीडिया, जो गोदी मीडिया हमारे देश की, हमेशा से उसका एक स्टैंड रहा है कि वो जो इस समय मजबूत मुद्दे रहते हैं, जो मुद्दा देश को सुधारो बिगाड़ सकते हैं, वो उस मुद्दों पे जब उनको भटकाना रहता है, वो कोई ना कोई टॉपिक ला देते हैं। इस बार ये टॉपिक औरंगज़ेब है, और जो इन सब चीज़ें हैं कि रुपया की कंडीशन, स्टॉक मार्केट, अमेरिका का धमकी देना, किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं हम न्यूज़ मीडिया पैनल पे समय देख सकते हैं। तो ये हर बार किया है, ये मीडिया ने, गोदी मीडिया ने हर बार किया। सत्यपाल मलिक का सामने आना, पुलवामा पे बहुत गंभीर आरोप लगाना, उस समय क्या न्यूज़ में हुआ आप जानते ही थे, क्या गोली कांड हुआ उस समय न्यूज़ पे ही लाइव, वो आप जानते ही हैं। फिर जब बॉन्ड स्कैम आया, ये जो बॉन्ड अपने स्लॉटर हाउसेस से ले रहे थे, गौ हत्या के खिलाफ है ये, हर चीज़ के खिलाफ है, लेकिन स्लॉटर हाउसेस जहाँ गौ हत्या हो रही है उनके से चंदा आया था, पाकिस्तान की कंपनियों से बीजेपी को चंदा आया था। जब इस पे मुद्दा उठने लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जब इस पे मुद्दा उठने लगा तब मीडिया ने केजरीवाल को उसमें ला दिया, न्यूज़ में ला दिया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिस समय केजरीवाल जेल के अंदर गए थे। तो ये पुराना रहा है, इस समय मुद्दा, इनको कुछ नहीं मिला तो औरंगज़ेब पे लाया कि औरंगज़ेब को कैसे, मतलब अलग अलग टाइटल से न्यूज़ चल रही हैं, क्या औरंगज़ेब क्या मुस्लिमों के हैं आइडल, मतलब कुछ भी न्यूज़ चल रही है, और मुद्दा पूरी तरीके से भटका दिया गया। और ये मुद्दे तो भटके ही हैं, लेकिन एक जो टेलीकास्ट टीवी पे चला, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए था, जो असलियत के तौर पे चलना चाहिए था, वैसे नहीं चला। वो था मोदी जी का अमेरिका दौरा, कि मोदी जी अमेरिकी दौरे पे गए और डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत अच्छे मित्र कहे जाते हैं। इनको डिप्लोमेसी इन दोनों देशों में बहुत अच्छी है, ऐसा हम न्यूज़ मीडिया के उससे हवाले से सुनते हैं। तो इसमें बहुत वाई जोड़ी गई हर न्यूज़ मीडिया चैनल पे, भारत का दोस्त, भारत का दोस्त, भारत का दोस्त। लेकिन किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं दिखाया इस समय भारत की दुर्गति क्या हो रही है। हम विश्वगुरु सिर्फ अपने न्यूज़ मीडिया में, सिर्फ अपने चैनलों में दिखा के नहीं बन सकते, हमें ये खुद को साबित भी करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टेजेस पर, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। सिर्फ अपने को ही विश्वगुरु कहने से, अपनी पीठ थपथपा लेने से हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे। तो इसमें मोदी जी गए और हम ट्रंप ने सामने सब मीडिया चैनल और हर चीज़ के सामने उन्होंने बोला
टैरिफ की धमकी दी कि अगर आप उतना टैरिफ लगाएंगे तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ आप पे भी उतना ही लगाएंगे, और जिस नहीं तो आप हमारा टैरिफ हटाइए, वहाँ का जो चार्जेस हैं वो सब हटाइए, तब हम आपके हटाएंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा? अगर भारत सारे टैक्सेस हटा देता है अमेरिका को, तो अमेरिका अच्छे से पूरा इंडियन मार्केट कैप्चर कर लेगा अपनी कंपनीज भेज के, ठीक है। और नहीं हटाता है, उसको उतना ही टैरिफ देना पड़ता है। जो गिनी चुनी कंपनियां, गिनी चुनी नहीं, ठीक ठाक कंपनियां जो अमेरिका में है, उनका मार्केट पूरा खराब हो जाएगा। तो दोनों तरफ से एक यही है कि घर में रहते हुए पैसा जाएगा या बाहर से जो पैसा आ रहा है वो जाएगा। और 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का नियम चालू होगा हर देश से। तो ये सब चीज़ें रही और हर चीज़, और इसी बीच जिस 2 अप्रैल को जिस घोषणा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीफ करते हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप। तो और ऐसा इंडिया को धमकी देते हुए भी दिखे। तो इस ऐसी दोस्ती, तो भगवान उस ऐसी दोस्ती से बचाए हमें और हिंदुस्तान को। आखिरी हम बात करेंगे जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है उस पर। ये बिल दोनों तरफ से काफ़ी पेचीदा है, दोनों तरफ से काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से काफ़ी वो किए जा रहे हैं कि नहीं 1960s में जो इसका आखिरी बिल था वो चीज़ें कवर नहीं करता था। देश दुनिया उसके बाद बहुत बदली, डिजिटलाइजेशन बहुत हुआ है। तो उस पर एक कानून होना चाहिए हमें संगठित करने के लिए इनकम टैक्स हर चीज़ के। तो उस पर एक कानून आया और नहीं, ज़रूरत भी थी मेरे हिसाब से ऐसे कानून की, अपडेटेड कानून की। जो आया बिल, उसका बिल आया है न्यू इनकम टैक्स बिल के नाम से। और जो अपोजिशन के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल स्पेस इन्फ्रिंज कर रहा है और जो हमारी प्राइवेसी है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि बिल आया है चीज़ें सुधारने के लिए, चीज़ें अपडेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है जिसमें ये कहा गया है कि पहले जो था वो क्लॉज है, उसमें ऐड किया गया है कि आपके वर्चुअल डिजिटल जितने स्पेस हैं उसमें हम आपकी अनुमति के बगैर घुस सकते हैं और हर चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी वो मेल चेक करेंगे, आपके फेसबुक चेक करेंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, मैसेज चेक करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं हर चीज़ से। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, इसमें दिक्कत भी नहीं है। कुछ भी अगर ऐसी हम रेड पड़ती है, कुछ भी पड़ती है तो लॉकर तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत, छोटी सी दिक्कत जो बहुत बड़ी बन जाएगी। और आगे मुझे लगता है ये क्लॉज या ये कानून को सुप्रीम कोर्ट भी उसको वो करेगा, बीच में दखल डालेगा और उसको सुधारेगा। तो इसमें ये क्या है कि इसमें इस क्लॉज में ये नहीं दिया है कि आप किस केस में, मतलब कितना गंभीर है वो केस, वो कैसा केस है, आप किस केस में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे तो कोई भी एक उसमें दिया कि एक ऑफिसर डिजिग्नेट कर दिया जाएगा, वो ये काम कर सकता है। इसमें ये है कि इसमें कोई बताया नहीं गया कि कौन सा केस, कितना गंभीर रूप का केस रहेगा, क्या रहेगा, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं इस लेवल तक के आरोप में आप ये काम नहीं कर सकते, इस लेवल तक के आरोप में, जो उससे ज़्यादा लेवल तक के आरोप में वो आप ऐसे स्टेप उठा सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं। तो छोटे छोटे आरोप में भी इसमें कानूनी तौर से लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं उस कानून का, और इसके ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर इस क्लॉज में ये रहता कि लेवल दे देता या कुछ भी ऐसा दे देता कि नहीं इतने लेवल तक, इतने लेवल तक या इतने स्टेज तक आप उसमें वर्चुअल डिजिटल स्पेस में जा सकते हैं और देख सकते हैं हर चीज़, उसके स्टेज से कम रहे, उससे लेवल से कम रहे आप नहीं देख सकते हैं, तब ये कानून काफ़ी अच्छे तरीके से आता। अब इसमें क्या है कि इसमें सीधे सीधे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी इन द लाइफ इन्फ्रिंज होता दिख रहा है। जिससे अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट बहुत वो रहती है, सजग रहती है इन सब चीज़ों पे। पुट्टास्वामी केस हुआ है, सब चीज़ें से प्राइवेसी चीज़ें आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इन चीज़ों पे, फंडामेंटल राइट्स पे और प्राइवेसी पे बहुत सजग रहती है। तो शायद अगर देखा जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसले, कुछ अमेंडमेंट करने को चीज़ें आ सकती हैं। तो फिर देखा जाएगा कि बिल पारित होता है कि नहीं होता है।
तो मैंने आपको आज ये सब 3-4 चीज़ें बताई और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया। देखिए, इस समय यूट्यूब पे या मीडिया स्पेसेस में 2 चीज़ें चल रही हैं, 2 साइड चल रहे हैं। या आप एकदम प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं या आप एकदम एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं। आप प्रो गवर्नमेंट में काफ़ी लोग को देख लेंगे जो सिर्फ दिन रात सरकार का गुण गा रहे हैं, और जो एंटी गवर्नमेंट है वो दिन रात सिर्फ सरकार का अपोज कर रहे हैं। वो दूसरी पार्टी से बैक्ड लगते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी से बैक लगते हैं। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा आपको लगे। मेरे वीडियो के ज़रिए से मैं एक न्यूट्रल और एक जो सही को सही और गलत को गलत कहना का वो रखूँगा। और इसको आप बताइए कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करिएगा इस वीडियो पे और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर सके तो कर दीजिएगा। ये पहली बार मैं अपनी ये 4थी वीडियो मेरी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बस आपका एक व्यू जानना चाह रहा हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रकट सिंह पालीवाल।